13 अप्रैल 2023 की दोपहर लगभग 1:31 के आसपास प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कटघरे में खड़े हुए हैं दो व्यक्ति, एक बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। इसी बीच में जो लोग इस अदालत के अंदर हैं और अदालत के बाहर हैं, ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक बेल बजती है और जब लोगों ने अपने ही मोबाइल को चेक करना शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद कुछ लोगों ने वेबसाइट को खंगालना शुरू किया तो कुछ लोगों ने एक दूसरे से कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। तभी एक व्यक्ति उस अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद एक फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाने के बाद पूछता है कि ये जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है। तो उधर से आवाज़ आती है कि जो न्यूज़ चल रही है उसमें 100% सच्चाई है। वो व्यक्ति अदालत के बाहर से अंदर आता है। अंदर आने के बाद अतीक अहमद के कान में फूंक मारता है, यानी कि वो बताता है कि एक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। और जैसे ही अतीक अहमद के कानों में ये आवाज़ पहुंचती है तो अतीक अहमद भरी अदालत के अंदर दहाड़े मारकर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को मार दिया है। तभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये पूरे देश में ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पर जो मैसेज चल रहा था वो सही है। उसके बाद फिर देश भर के मीडिया में ये मैसेज तेज़ी के साथ वायरल होता है। वो व्यक्ति जो लोगों की हत्याएं करता था, जान लिया करता था, वो व्यक्ति जब तक गोलियां मरवाता रहता था, जब तक के सामने वाला मर नहीं जाता था, वो व्यक्ति आज अपने बेटे के मरने पर फूट फूट कर रो रहा था। आज उसके ख़ानदान में, आज उसके परिवार में ये पहली हत्या थी। या तो उसने किसी की हत्या की थी या फिर उसके लिए किसी ने गोलियां खाई थी, लेकिन अतीक अहमद ने कभी गोलियां नहीं खाई थी। आज ये पहला ऐसा मामला था जब अतीक अहमद के परिवार से कोई गया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है इलाहाबाद से। दरअसल जिसको लोग आजकल प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज में एक चकिया मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला एक तांगे वाला जो तांगे चलाया करता था, नाम फिरोज़ अहमद। अब जाहिर सी बात है, सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तांगे वाला तांगे में सवारियों को बैठाकर वो कितने रुपए कमाता होगा। उस तांगे वाले के घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है अतीक अहमद। और अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर करता है। तभी से लोगों की जुबान पर उसका नाम सुर्खियों में आने लगता है। और उस इलाके का एक बड़ा बदमाश था, बड़ा गुंडा था, उसका नाम होता है चांद बाबा। चांद बाबा के साथ जुड़ जाता है और गुंडागर्दी चरम सीमा पर करने लगता है। और तभी से ख्याल आता है कि गुंडागर्दी से कोई भला नहीं होने वाला, बाहुबली बनने से कोई भला नहीं होने वाला, इसलिए राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में आने के लिए साल 1989 को वो विधानसभा की तैयारी करता है। लेकिन चांद बाबा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और चांद बाबा के बीच और इसके बीच में आपस में बिगाड़ खाता हो जाता है। और बिगाड़ खाता कुछ ऐसा होता है कि प्रयागराज का रोशनबाग में एक जब्बार होटल है, वहाँ पर ये चांद बाबा इस पर बम मार रहा था। लेकिन आज किसी न किसी को तो मरना था। चांद बाबा का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाता है और अतीक अहमद का चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ वो विधायक बनता है और साथ ही उसने अपने कुछ गुंडों के साथ, कुछ गुर्गों के साथ मिलकर पैसे कमाने शुरू कर देता है। चाहे किसी की हत्या करना हो तो उसे कोई एतराज़ नहीं था। कितने लोग ऐसे थे जो डर की वजह से थाने चौकी जाना भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि एक गया तो गया, यदि हमने थाने चौकी जाकर ये शिकायत की तो परिवार के बाकी लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कोई शिकायत करने जाता नहीं था। और उसकी शुरुआत हो जाती है कुछ ऐसे ही, लगातार वो अपराध करता था। बात है साल 1992 की। साल 1992 में 2.5 मिनट के अंदर लगभग 250 राउंड फायर किए गए थे। आसपास के इलाके में भी सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार क्या है। वो सनसनी फैलाने वाला कोई और नहीं था, अतीक अहमद का भाई अशरफ था। अशरफ ने, जो वहाँ आसपास में कुछ लोग थे, लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं और इससे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं। इनका वर्चस्व बढ़ता था और आसपास के इलाके में लोगों में दहशत फैलती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने जाकर कोई कुछ बोल पाए। बात साल 1995 की बात है। इनका काफिला, अतीक अहमद का काफिला, उसके भाई, ये सब लोग जा रहे थे उसके गुर्गे। जब जा रहे हैं तो एक व्यक्ति ने कुछ हिम्मत जुटाकर, क्योंकि उसे हो सकता है कि ज़्यादा उसे जल्दी हो, कहीं बाहर जाना हो, अशोक साहू नाम का वो व्यक्ति होता है। अशोक साहू ने इनके काफिले को वो ओवरटेक करता हुआ आगे निकल जाता है। और ये बात इसके परिवार को, खासकर इसके भाई अतीक अहमद को बुरी लगती है। अतीक अहमद इस बात पर बुरा मानता है और उसका भाई अशरफ उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उससे पूछता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ियों को ओवरटेक करने की। वो कहता है साहब मैं जल्दी में था। तभी उसको मारते हैं, पीटते हैं,
वो मारपीट होने के बाद भी वो गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है, कहता है गलती हो गई, अब मुझे जाने दो, मैं जल्दी में हूँ। तभी उसको गोलियों से भून देते हैं। अशोक साहू की जब हत्या की जाती है, ये मामला उन दिनों 1995 में बड़ा सुर्खियों में रहा था, बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। लेकिन इनकी हत्या करने का, इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का, इनका किसी का अपहरण करने का जो सिलसिला था वो थमता नहीं था, वो लगातार चल रहा था। साल 2002 की बात है, एक पार्षद होती हैं, नस्ल नाम होता है उनका, उनको भी कुछ इसी तरह से गोलियों से भून दिया जाता है। जब गोलियों से भूना जाता था तो उसके बाद ये खबर अखबार में आती थी, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला ये बढ़ रहा था, वैसे वैसे आसपास के इलाकों में वर्चस्व कायम हो रहा था। साल 2003 आता है, एक बीजेपी के नेता होते हैं, नाम अशरफ होता है। अशरफ ने कुछ आवाज़ उठानी शुरू की, इनके विरोध में जाने की कोशिश की। इनके खिलाफ जब आवाज़ उठा रहे थे तो पता चलता है कि अशरफ का चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए गोलियों से बंद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जब अशरफ भी मारा जाता है तो इन्हें लगता है कि ये अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि जब ये गोलियाँ चलाई जाती थी तो गोलियाँ या तो सामने वालों को लगती थी या और दूसरी साइड में अतीक अहमद के साइड में लगती थी। तो इनके पाले हुए बहुत सारे ऐसे गुर्गे थे जो कम पैसों में, सिर्फ खाने पीने में या पैसों से वो लोगों की गोलियां खाते थे और इसके परिवार को कभी आंच नहीं आने देते थे। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद लगातार 5 बार विधायक रहने के बाद अतीक अहमद का मन किया कि उसे फूलपुर से सांसद बनना है, इसलिए वो सांसद बन जाता है। और अतीक अहमद का मन करता है कि जो उसका भाई है अशरफ, उसको विधायक बना देते हैं। पश्चिम एक सीट होती है इलाहाबाद की, लेकिन वहाँ से इन्हीं का एक साथी होता है जो इनसे रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, नाम राजूपाल होता है। वो पश्चिम की सीट से विधानसभा के इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है और ये बात अतीक अहमद को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। बात है 25 जनवरी 2005 की, जब वो बसपा का विधायक होता है, राजूपाल जिसका नाम होता है, अपने साथियों के साथ जब एक हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ रहा था तो उस दिन एक उसकी क्वालिस गाड़ी का पीछा करते करते गाड़ी जब आती है तो एक जगह गाड़ी को रोका जाता है और लगातार एक के बाद एक गोलियां चलाई जा रही थी। यहाँ पर संदीप यादव होता है और देवीलाल, 2 लोगों की मौत हो जाती है। तभी जो उसके साथी होते हैं राजूपाल के, उन्हें लगता है कि शायद उनके साथी में अभी जान बाकी है, गोलियां 10-12 से ज़्यादा लग चुकी थी। वो एक टेम्पो में उसको बिठाते हैं, उसकी लाश को, या जिंदा था, उन्हें लगता था कि जिंदा है, इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। टेम्पो को लेके जाते हैं, तभी अतीक अहमद के जितने भी लोग थे जो यहाँ पर गोलियां चला रहे थे, उनको लगता है कि ये अभी बच चुका है, राजूपाल बच गया है, इसलिए इसको पकड़ो। और उसको पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर तक फिल्मी सीन होता रहता है। टेम्पो आगे है जिसमें क्या राजूपाल लेटा हुआ है, खून से लथपथ है, और पीछे अतीक अहमद के लोग पीछा कर रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ाते हैं और दौड़ाने के बाद उसको पकड़ते हैं, फिर से गोलियां मारते हैं। टोटल मिलाकर 19 गोलियां मारकर बसपा के विधायक राजूपाल की हत्या कर देते हैं। और ये तब और भी ज़्यादा मामला सुर्खियों में आता है। किसी विधायक की हत्या करना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन इनका जो तांगे वाले का बेटा जो बहुत गरीब परिवार का होता है, विधायक बनने के बाद लगातार अपने पैसे का जो वर्चस्व था लगातार बढ़ता रहता है। वर्चस्व भी बढ़ता है, पैसा भी बढ़ता है, शान शौकत भी बढ़ती हैं, सब चीज़ बढ़ती हैं, शादी होती है और फिर बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 1 2 नहीं, 5 बच्चे पैदा होते हैं इस अतीक अहमद को। लेकिन इसका जो सिलसिला था बात मैं करूँगा, साल 2015 की है, 25 अक्टूबर का दिन था। एक आबिद प्रधान होते हैं और आबिद प्रधान का ड्राइवर होता है सुरजीत और अलकमा, इनका एक साथी होता है अलकमा। इनको भी गोलियों से वैसे ही भून दिया जाता है जैसे कि बसपा के विधायक को भूना गया था, जैसे कि पार्षद नस्ल को भूना गया था, जैसे कि उसने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। अगस्त 2015 की ये बात है। लखनऊ का पीजीआई के पास एक सुशील गुरनानी नाम का एक बिजनेसमैन होता है। वो अपने प्लॉट का निर्माण करवा रहा था। वो निर्माण करा रहा था, लगभग 30-40 लोगों के साथ अतीक अहमद पहुंच जाता है। उसके हर किसी के हाथ में हथियार होते हैं और उससे जाकर कहता है, उसके होटल में बातचीत चल रही थी कि सुशील जी, ये जो प्लॉट है जिसका आप निर्माण करा रहे हैं, ये अब तक आपका था, अब से आगे हमारा हो गया है, इसलिए अब इधर को ताका झांकी करने की कोशिश मत करना। यदि तुमने ताका झांकी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, चाहे तो उनके पास पहुंच जाओ, इसलिए होने वाला कुछ है नहीं और तुम पीछे हट जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उस सुशील ने हिम्मत नहीं आ रही और वो सुशील पहुंच जाते हैं प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों के पास। तब वहाँ से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन प्लॉट फिर भी नहीं मिलता और प्लॉट वो न्यायालय में जाकर विवादों में फंसा दिया जाता है। आज तक वो प्लॉट पर सुशील कभी कब्जा नहीं कर पाए, उनका बस मामला ऐसे ही चलता रहा। बात
है साल 2018 की 29 दिसंबर की बात है। रियल एस्टेट कारोबारी होता है मोहित जायसवाल, और मोहित जायसवाल लखनऊ का एक बड़ा कारोबारी होता है। लखनऊ के कारोबारी का अपहरण कर लिया जाता है। जब उसका अपहरण होता है तो अपहरण करने वाला कोई और नहीं था, अतीक अहमद का बेटा होता है, जो सबसे बड़ा बेटा है, जिसका नाम है मोहम्मद उमर, और उसका दूसरा बेटा होता है मोहम्मद अली। ये इसका अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद देवरिया की जेल में लेके जाते हैं। देवरिया की जेल में ले जाने के बाद उसको वहाँ पीटते हैं। पीटने के बाद लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति पे सिग्नेचर करते हैं। उसके पास एक एसयूवी कार होती है, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। और जब वो शिकायत करने पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन जेल में पिटाई का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तब अतीक अहमद की गुंडागर्दी का लोगों को पता चलता है कि अतीक अहमद साल 2018 में भी कमज़ोर नहीं है, भले चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों ना हो। ये सब चलता रहता है, और ऐसे ही इसकी गुंडागर्दी या इसके जो वर्चस्व था अपने बढ़ाने के लिए लगातार चल रहा था। इस बीच में हालांकि मायावती की सरकार जो पहले रही थी तो काफ़ी इसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि इसको गिरफ्तार करने की जब कोशिश की जा रही थी, गिरफ्तार नहीं हो रहा था, तब उसकी कुर्की कार्रवाई होती है। तभी दिल्ली में सरेंडर करता है। सरेंडर करने के बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको यूपी की जेल में रखा जाता है, लेकिन यहाँ से इसको सीधा गुजरात के साबरमती जेल में रखा जाता है। और वहाँ रखने के बाद भी इसका गुंडागर्दी का आलम कम नहीं हो रहा था। इसने 44 सेकंड का एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है 24 फरवरी 2023 को, और वो वीडियो होता है धूमनगंज इलाके का। एक वकील होते हैं जिनका नाम होता है उमेश पाल। उमेश पाल राज्यपाल के जो विधायक होते हैं, जिनका 2005 में मर्डर होता है, उनके बड़े खास दोस्त होते हैं। और बताया जाता है कि वो राज्यपाल हत्याकांड के गवाह भी होते हैं, मुख्य गवाह होते हैं। जब अपने घर जा रहे थे, घर में अंदर एंट्री कर रहे हैं, तब वहाँ कई लोग आते हैं अलग अलग। इसमें एक असद अहमद होता है। असद अहमद कोई और नहीं था, अतीक अहमद का बेटा होता है। गुड्डू मुस्लिम होता है, गुलाम होता है, अरमान होता है, साबिर होता है, शाहरुख और पिंटू होते हैं। चारों तरफ से घेराबंदी कर लेते हैं और यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई बम फेंक के मार रहा है तो कोई गोली चला रहा है, कोई दुकान से खरीदारी करने का नाटक कर रहा है तो गोली चला रहा है, कोई बाहर खड़ा हुआ पॉलिथीन लेकर खड़ा हुआ है तो गोली चला रहा है। यहाँ पर एडवोकेट उमेश पाल की हत्या की जाती है, और इसके जो साथी होते हैं, गनर होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं जो सुरक्षा में लगे हुए थे, संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह, इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ मौत के घाट उतारने के बाद अभी तक मैंने ये सब कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि हत्याएं तो पहले भी बहुत सारी हुई हैं। 101 मुकदमे इस पर दर्ज हो जाते हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आ पाते। हत्या होने के बाद भी, उनकी फिरौती या अपहरण होने के बाद भी, बहुत सारे उनके साथ अपराध होने के बाद भी, उनकी ज़मीनों पर कब्जा होने के बाद भी। लेकिन बात थी यहाँ 2 पुलिस वालों की हत्याएं होती हैं 24 फरवरी 2023 को। एक पुलिस वाला होता है संदीप निषाद, दूसरा पुलिस वाला होता है राघवेंद्र सिंह। क्योंकि हत्याएं तो पहले भी होती रही हैं, विधायक की भी हत्या हुई थी, अभी तक तो उस वाले मामले में कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब बात पुलिस पर आती है तब पुलिस की नींद टूटती है, और ऐसे बदमाशों की, ऐसे गुंडों की, ऐसे बाहुबलियों की कमर टूटनी शुरू हो जाती है। और 13 अप्रैल 2023 को जब सीजीएम कोर्ट प्रयागराज में कार्रवाई चल रही थी अदालत की, तो उसी बीच झांसी से खबर चल रही थी कि अतीक अहमद का जो बेटा होता है 3रे नंबर का, क्योंकि इसके 2 बेटे होते हैं बड़े बड़े, मोहम्मद उमर जो जेल में है लखनऊ की, मोहम्मद अली जो जेल में है, असद जो कि उमेश पाल हत्याकांड का प्रमुख होता है। उसका फोटो, उसका जो चेहरा होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तैर रहा था। तब जाके पुलिस की आंखें खुलती हैं, पुलिस वालों की हत्या होती है, साथ ही उमेश पाल की हत्या होती है। उसको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि 44 या 45वें दिन में जाकर आखिरकार पुलिस, यानी कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश, उसको तलाश कर लेती है। तलाश करने के बाद उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो उस पर गोली चला देता है, और जब गोली चलाता है पुलिस के ऊपर तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसको मार डालती है। वो अकेले नहीं मरता, बल्कि गुलाम भी मारा जाता है, जो शार्प शूटर होता है, जो इस दिन यानी कि 24 फरवरी को जब ये उमेश पाल की हत्या होती है तो उसमें लगातार वो गोलियां चला रहा था। इसके 2 बेटे और होते हैं, जो 4थे नंबर और 5वें नंबर, 4थे नंबर का अजहम नाम होता है, और 5वें नंबर का बेटे का नाम होता है अवान, जो कि जेल में है। 3 मार्च 2023 को इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जाता है कि उमेश पाल की हत्याकांड में उनका भी नाम शामिल होता है। जिसकी पत्नी होती है शाइस्ता परवीन, इस पर 50,000 का इनाम घोषित है, लेकिन वो अभी फरार चल रही है। साथ ही इसकी बहन है आयशा नूरी, वो भी फरार चल रही है। भाई अशरफ है जो कि जेल में बंद है, हालांकि फिलहाल वो रिमांड पर है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको रखा गया था बाल संरक्षण गृह में, क्योंकि वो उनकी उम्र अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुई है। ये बात मैंने इसलिए बताने की भी आपको कोशिश की थी, जब पिछले दिनों कानपुर के बिकरू में कई पुलिस वालों की हत्या हो जाती है तो पुलिस वाले
फिर अपने ही साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए गाड़ी को पलट देते हैं। गाड़ी पलटती है और उसमें बिक्रू का मुख्य जो आरोपी होता है वो मारा जाता है, विकास दुबे। ऐसे ही ये मामला चल रहा है तो इसमें भी, लेकिन पुलिस को उतने ही मामले और भी मामलों में गंभीरता से लेना चाहिए जैसे और अन्य लोगों के साथ अपराध होता है। कहीं भी छोटी सी जगह, आप किसी भी शहर में क्यों ना रहते हो, आप किसी जगह में क्यों ना रहते हो, आसपास में कोई ना कोई गुंडा होता ही है। किसी की बहन बेटियों को परेशान करता है तो कहीं कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत परेशानी खड़ी कर देता है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो किसी के बच्चे को अपहरण करके फिरौती मांग लेता है। हालांकि इस सरकार में ये दावा किया जाता है कि ये सब गुंडागर्दी कम हो गई है, लेकिन ये दावा सही उतना नहीं है जितना होना चाहिए। गुंडागर्दी कम जरूर हुई है, लेकिन जो पूर्व की सरकारों में गुंडागर्दी करते थे उनकी गुंडागर्दी जरूर कम हुई है। सरकार को अभी और सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है और ताकत से काम करने की जरूरत है। जो आसपास के जितने भी गुंडे हैं उनको जेल पहुंचाकर कानून को अपना काम करने की जरूरत है। न्यायालय में कम से कम समय में अगर आरोपियों को सजा मिले, उन्हें अगर कम से कम समय में उनको सुधारा जा सके तो ये और भी अच्छा होगा। लेकिन जो भी इस परिवार ने, अतीक अहमद ने एक टांगे वाले के घर में पैदा होने के बाद बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट कहती है लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, तो वो यूं ही नहीं, किसी न किसी का गला काट कर की थी, किसी न किसी की हत्या करके की थी, किसी न किसी की जमीन कब्जा करके की थी, किसी न किसी का अपहरण करके की थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।